नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से एक गलत संदेश फैलाया जा रहा है। बीबीसी के अनुसार प्रेस नोट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखने को मिल रही है जिसमें सीजीआई की फाइल फोटो के साथ उनका नाम इस्तेमाल कर जनता से सरकार के खिलाफ विरोध करने की अपील की गई है। कोर्ट का कहना है कि ये पोस्ट फर्जी है और गलत इरादे से इसे फैलाया जा रहा है। ऐसे कोई भी पोस्ट मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जारी नहीं किया है और ये संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बार एंड बेंच के मुताबिक जो सीजीआई के नाम से फेक पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है उसमें कहा गया है कि हम भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को एकजुट होकर सड़कों पर उतरना चाहिए और इस सरकार से अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। यह तानाशाही सरकार लोगों को डराएगी, धमकाएगी, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत बनाए रखें और सरकार से हिसाब मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूं, डीवाई चंद्रचूड़। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि ये पोस्ट फेक है। बता दें, सीजीआई के खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, उनको सरकार के खिलाफ बताया गया है और कहा गया है कि आप विपक्ष की ओर से चुनाव क्यों नहीं लड़ देते हो। अनअकैडमी के लॉ टीचर करण संगवान ने बिना किसी का नाम लिए अपने छात्रों से पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने का आग्रह किया। हालांकि बीजेपी आईटी सेल ने मान लिया कि यह उनके सबसे बड़े नेता के संदर्भ में कहा गया है। इसके बाद भाजपा आईटी सेल ने करण को अपमानित करना और गाली देना शुरू कर दिया। सूत्रों का कहना है कि अनअकैडमी करण को अपने ट्विटर पैनल से हटा सकती है। सांगवान का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें सांगवान को छात्रों को उन नेताओं को वोट ना देने की सलाह देते हुए सुना जा सकता है जो केवल नाम बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांगवान ने ऐसे नेताओं के बजाय ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्तियों को चुनने को कहा। टीचर सांगवान के पास LLM की डिग्री है। सांगवान भाजपा शासित केंद्र सरकार के नवीनतम विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। इस विधेयक का उद्देश्य ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलना है। बिल पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए सांगवान ने कहा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता है कि हंसूं या रोऊं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे। अब बदलना होगा। ये हर किसी के लिए कड़ी मेहनत है। आपको भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। उन्होंने भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करने से बचने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधियों के रूप में शिक्षित व्यक्तियों को चुनने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांगवान ने छात्रों से अनुरोध किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो शिक्षित हो, जो चीज़ों को समझता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुनें जो केवल नाम बदलना जानता हो। अपना निर्णय ठीक से लें। सांगवान के इस वीडियो बयान को किसी ने ट्विटर पर डाल दिया। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के लोग अलग अलग नामों से सांगवान के पीछे पड़ गए। भाजपा आईटी सेल के लोगों ने सांगवान पर शिक्षा की आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। अशोका यूनिवर्सिटी में इस समय हलचल है। अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास ने इस्तीफा देकर इस हलचल को और बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब्यसाची दास को 2019 चुनावों के संदर्भ में विद्वतापूर्ण पेपर पर सत्तारूढ़ भाजपा के विरोध के कारण हटाया गया है। द वायर ने यह खबर दी है। प्रोफेसर दास ने 2019 के चुनाव नतीजों को किस तरह प्रभावित किया गया इस पर एक विद्वतापूर्ण पेपर लिखा था। इस पेपर के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलचल मच गई। उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। प्रोफेसर दास ने 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनावी हेरफेर की संभावना का आरोप लगाते हुए ये पेपर लिखा था। 2019 में भाजपा 2014 की तुलना में बहुत अधिक अंतर के साथ सत्ता में वापस आई थी। प्रोफेसर सब्यसाची दास ने EVM से जोड़ते हुए इसी पर सवाल उठाया था। उनके अध्ययन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। भाजपा आईटी सेल और पार्टी नेताओं ने भी विद्वान प्रोफेसर के निष्कर्षों पर हमला किया। 1 अगस्त को ये मामला तब गर्म हो गया जब अशोक विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी कर खुद को प्रोफेसर दास के पेपर से अलग कर लिया और कहा कि वो इस मुद्दे पर अटकलों और बहस से निराश हैं। जब द वायर ने रविवार शाम को उनसे जानने के लिए संपर्क किया कि क्या वो बात करने की स्थिति में होंगे, तो प्रोफेसर दास ने कहा, मैं इस समय मीडिया से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मीडिया से बात करने से पहले अपना पेपर प्रकाशित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। जब दास से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अशोक यूनिवर्सिटी की 3 फैकल्टी सदस्यों ने प्रोफेसर दास के इस्तीफे की पुष्टि की है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं ये साफ नहीं है।
बीजेपी शासित राज्यों के विभिन्न मुख्यमंत्रियों सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ट्विटर पर अपना गोल्डन टिक खो दिया है। इन नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपनी डिस्प्ले पिक्चर को हटाकर तिरंगे की तस्वीर लगाई थी। डिस्प्ले पिक्चर या डीपी में अपनी तस्वीर होने पर ही एक्स उस अकाउंट को गोल्डन टिक देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 11 अगस्त 2023 को हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया था। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भारतीय तिरंगे को लगाने की अपील की थी। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने अपनी डीपी बदली। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक जिन भाजपा मुख्यमंत्रियों ने एक्स पर अपना गोल्डन टिक खो दिया है, उनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोल्डन टिक खो दिया है। प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है। सामने दिख रही हार से पार्टी पूरी तरह घबराई और बौखलाई हुई है। इस बौखलाहट का ही नतीजा देखिए जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश में चल रहे 50% कमीशन के गोरखधंधे के खिलाफ आवाज उठाई तो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ 41 जिलों में एफआईआर दर्ज करवा दी। अगर बीजेपी सच के साथ होती तो वो इसका सामने से जवाब देते, ना कि हमेशा की तरह पुलिस के पीछे छिपकर सच्चाई को दबाने की कोशिश करती। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सच बहुत जल्द जनता के सामने होगा। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को एक बार फिर से बीजेपी को लेकर सफाई देनी पड़ी है। अजित पवार से बार बार मिलने के बाद शरद पवार के बारे में संशय बढ़ गया है। इस बीच शरद पवार ने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही पवार ने कहा है कि उनके कुछ शुभचिंतक भाजपा में जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पवार महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगोला में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पवार ने कहा कि भाजपा के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता है। शरद पवार की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब उन्होंने और अजित पवार ने शनिवार को पुणे में सीक्रेट मीटिंग की। एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक शनिवार शाम को कोरेगांव पार्क इलाके में एक बिजनेसमैन के बंगले पर हुई। एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अजित और शरद की ये चौथी मुलाकात है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पवार ने खुलासा किया कि कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एनसीपी नेता का ये बयान गणपत राव देशमुख के परिवार द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद आया है, जिस कार्यक्रम में बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। शरद पवार को लेकर उठ रहे संशय के बीच शरद पवार ने कहा है कि अजित मेरा भतीजा है। मैं पवार परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। परिवार में किसी छोटे व्यक्ति से मिलना या उसे मिलने के लिए बुलाना कुछ भी गलत नहीं है। बैठक की गोपनीयता का कारण पूछे जाने पर पवार ने कहा, कौन सी गुप्त बैठक? हम मेरे घर पर मिलने के बजाय किसी के घर पर मिले हैं। क्या ये इसे गुप्त बनाता है? शरद पवार के बार बार अजित पवार से मिलने के बाद एमबीए में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। इसी के चलते महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। पटोले ने कहा है कि हमने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। शरद पवार के बारे में फैलाई गई गलत सूचनाओं पर भी चर्चा हुई। हमारा मानना है कि शरद और अजित पवार की मुलाकात को लेकर लोगों और एमबीए कार्यकर्ताओं के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि लोग एमबीए को एक संयुक्त मोर्चे के रूप में देखते हैं और हमारे बारे में कोई भ्रम पैदा नहीं किया जाना चाहिए। हम दोनों ये सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैं भी नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक में मौजूद था। हम इस बात पर एकमत हैं कि शरद पवार को हमेशा के लिए रिकॉर्ड सही कर देना चाहिए। उन्हें अपने गुट के रुख को लेकर भ्रम दूर करना चाहिए। इस तरह उनकी बैठक से मतदाताओं के मन में केवल भ्रम पैदा होगा, जो आगामी चुनावों में एमबीए के लिए महंगा साबित होगा। नूह से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित पलवल के पोंडरी गांव में आयोजित हिंदू महापंचायत में पुलिस अधिकारी रविवार 13 अगस्त को असहाय होकर नफरती भाषण सुनते रहे। पलवल पुलिस ने सरकार के आदेश पर पहले इस महापंचायत को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन रविवार सुबह कुछ शर्तों के साथ इसे अनुमति दे दी गई। लेकिन महापंचायत में कुछ वक्ताओं ने पुलिस की निगरानी में खुली धमकियां दी। एक वक्ता को यह कहते हुए सुना गया, यदि आप उंगली उठाएंगे तो हम आपके हाथ काट देंगे। जबकि कुछ वक्ताओं ने राइफलों के लिए लाइसेंस की मांग की ताकि इन राइफलों का इस्तेमाल समुदाय विशेष से बचाव में किया जा सके।
ये पंचायत नूह में 2 सप्ताह पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोगों की मौत के बाद आयोजित की गई। विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा को पूरा करने पर चर्चा करने के लिए हिंदू समूहों ने यह महापंचायत बुलाई थी। इंडिया टुडे की मुताबिक महापंचायत में हरियाणा गोरक्षक दल के आचार्य आजाद शास्त्री ने इसे करो या मरो की स्थिति कहा और युवाओं से हथियार उठाने के लिए कहा। शास्त्री ने कहा कि हमें तुरंत मेवात में 100 हथियारों का लाइसेंस लेना सुनिश्चित करना चाहिए, बंदूकों का नहीं बल्कि राइफलों का, क्योंकि राइफलें लंबी दूरी तक फायरिंग कर सकती हैं। यह करो या मरो की स्थिति है। पीटीआई के मुताबिक वीएचपी पदाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी हिंदू समूहों ने नूह में 28 अगस्त को यात्रा पूरी करने का फैसला किया है, जिस पर 31 जुलाई को नूह में कथित तौर पर हमला किया गया था। उम्मीद है कि यात्रा प्रशंसा और उत्साह के साथ पूरी होगी। पलवल के पोंडरी गांव में आयोजित हिंदू महापंचायत में आजाद सिंह आर्य नाम के बंदूकधारी गुरु ने कहा, सभी को राइफल लेनी चाहिए, रिवॉल्वर नहीं, क्योंकि रिवॉल्वर से दूर तक गोली नहीं मारी जा सकती। मैं युवाओं से कहता हूं कि अपना खून गर्म रखो। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि आप मनोहर लाल खट्टर को हटाकर हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते हैं। आर्य ने कहा, मैं इस हिंसा में मारे गए लोगों को सलाम करता हूं। मैं नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में जेल में बंद लोगों को भी सैल्यूट करता हूं। नासिर और जुनैद गौ हत्यारे थे। जैसे ही उन्हें मारा गया, राजस्थान की सरकार उनके लिए खड़ी हो गई। मेवात और आसपास के गांव के हिंदुओं को हर गांव में कम से कम 100 लाइसेंस लेने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद समेत इस महापंचायत में शामिल कई समूहों ने कहा कि नूह जिले को खत्म कर दिया जाना चाहिए और यहां गौ हत्या को रोका जाए। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच एनआईए को करनी चाहिए। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि अगर भाषणों में आपत्तिजनक चीजें सामने आती हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा के नूह में सोमवार से इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 15 दिनों पहले हिंसक झड़पों की वजह से नूह और आसपास के शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन सरकार का ये फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। हिंदू संगठनों ने रविवार को पलवल के पोंडरी गांव में महापंचायत करके 28 अगस्त को नूह के नलहर मंदिर से फिर जलाभिषेक यात्रा निकालने की घोषणा की है। इसे लेकर फिर से तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में इंटरनेट खुलने का असामाजिक और सांप्रदायिक तत्व फायदा नहीं उठाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश भारी बारिश से हो रही तबाही के दूसरे और सबसे भीषण दौर से जूझ रहा है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अभी तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन या मकान ढहने से करीब इतने ही लोग मलबे में दबे हुए हैं। शिमला के समर हिल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास भूस्खलन हुआ, जो देवदार के विशाल पेड़ों समेत नीचे शिव मंदिर पर जा गिरा। सावन का सोमवार होने के कारण यहाँ काफी श्रद्धालु आए थे, जो मलबे की चपेट में आ गए। अब तक यहाँ से 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। आशंका है कि यहाँ और भी लोग दबे हो सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जोशीमठ में कई घरों में ताज़ा दरारें आई हैं। इसी बीच जोशीमठ के प्रभावित परिवारों ने अपनी मांगें न पूरी होने पर फिर से धरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा कुछ महीने पहले ही मकानों में आई दरारों और जमीन खिसकने को लेकर चर्चा में था। मकानों में आई ताज़ा दरारों के आने के बाद 5 परिवारों को सरकार ने राहत कैंप भेजा है। मानसून में हो रही बारिश की वजह से इलाके में और डर फैल रहा है। चमोली के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने कहा है, सुनील वार्ड इलाके में ताज़ा दरारें आने के बाद प्रशासन ने 5 परिवारों को होठ पहुंचाया है। हम हालत पर नजर रखे हुए हैं। बता दें, जुलाई में सुनील वार्ड में एक 6 फीट का गड्ढा नजर आया था, जिसके बाद लोगों में डर फैला हुआ था। चमोली जिला प्रशासन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक जोशीमठ में 868 इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 181 असुरक्षित जोन में हैं, जबकि फिलहाल 296 परिवार कैंपों या किराए के घरों में रह रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।